जब हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? नारे, क्रांतियां, राइट? पर एक अध्याय ऐसा भी है जो बहुत अलग तरह से लिखा गया, याचिकाओं और बहसों से। तो आज हम इसी पहले और बड़े ही अनोखे चरण को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई क्रांति विनम्रता से भी शुरू की जा सकती है? ये वो सवाल है जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले 20 साल को पूरी तरह से डिफाइन किया। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसमें सीधी टक्कर से तो बचा गया, लेकिन इसने आगे के आंदोलन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ फिट होती है। हम बात कर रहे हैं उस सबसे पहले, उस बुनियादी दौर की जिसे हम उदारवादी चरण या मॉडरेट फेस कहते हैं। सच कहें तो यही वो नींव थी जिस पर आगे का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। तो कौन थे ये शुरुआती राष्ट्रवादी? देखिए, ये लोग पारंपरिक क्रांतिकारी तो बिल्कुल नहीं थे। ये थे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो सिस्टम को अंदर से बदलना चाहते थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इन जैसे नेताओं को लगता था कि ब्रिटिश राज भारत के लिए एक वरदान भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि उसे सही तरीके से चलाया जाए। तो फिर सवाल उठता है कि अगर टकराव नहीं तो आखिर उनका तरीका क्या था? उनकी स्ट्रैटेजी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन या संवैधानिक आंदोलन। मतलब ये एक बड़ी ही चतुर योजना थी, ब्रिटिश परंपराओं का इस्तेमाल करके ही ब्रिटिश शासन में सुधार लाना। उनके इस पूरे अप्रोच को हम 3 P's में समेट सकते हैं। ये किसी को भड़काने के लिए नहीं था, बल्कि मनाने के लिए डिजाइन किया गया था। एक सोचा समझा शांतिपूर्ण प्रोसेस। उनका मकसद था सरकार को अपनी मांगों के बारे में एजुकेट करना और साथ ही देश में एक मजबूत पब्लिक ओपिनियन तैयार करना। और उनका एक बहुत ही मशहूर नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये उनकी मांगों का आप कह सकते हैं एक मुख्य आधार था। वो चाहते थे कि काउंसिल्स में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, देश के फाइनेंस पर उनका ज्यादा कंट्रोल हो। और ये नारा ना सीधे सीधे ब्रिटिश न्याय की भावना पर ही सवाल उठाता था। लेकिन बात सिर्फ याचिकाओं और सुधारों तक ही सीमित नहीं थी। इससे आगे बढ़कर इन उदारवादियों ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार सामने रखा, और वो था ब्रिटिश शासन का एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्रिटिक। उन्होंने डेवलप की ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत। और इस एक थियरी ने उपनिवेशवाद के आर्थिक असर पर हो रही पूरी की पूरी बातचीत ही बदल कर रख दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश राज भारत को अमीर नहीं बल्कि और ज्यादा गरीब बना रहा था। और इस बात को समझाने के लिए जो मेटाफर इस्तेमाल किया गया वो कमाल का था। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी तस्वीर थी। इसने एक बहुत ही जटिल इकोनॉमिक थ्योरी को एक ऐसी इमेज में बदल दिया जिसे हर कोई समझ सकता था कि भारत की जीवनदायिनी गंगा को सुखाया जा रहा है ताकि लंदन की टेम्स नदी को भरा जा सके। और इस पूरे खुलासे के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था वो थे दादा भाई नौरोजी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने बड़े ध्यान से डेटा और आंकड़ों का इस्तेमाल करके यह साबित किया कि भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने इस ड्रेन को ईविल ऑफ ऑल ईविल्स, यानी अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो सवाल फिर वही, क्या उदारवादी सफल हुए? देखिए, इसका जवाब सीधा साधा हां या ना में नहीं है। उनकी जो विरासत है वो एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। एक तरफ हैं बड़ी उपलब्धियां और दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी आलोचनाएं। एक तरफ तो ये सच है कि इन्होंने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी, डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज जैसे आइडियाज को पॉपुलर बनाया। लेकिन दूसरी तरफ उनके आलोचकों का कहना था कि उनके तरीके जरूरत से ज्यादा नरम थे और उनकी पहुंच बहुत लिमिटेड थी। वो आम जनता को इस आंदोलन से नहीं जोड़ पाए। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। यहां हम देख सकते हैं सुधारों के लिए उनकी असली हाथ से लिखी हुई मांगें। इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने से लेकर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करने तक, ये मांगें उनके ठोस काम का सबूत हैं। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और इन उदारवादियों के धैर्य का रिएक्शन था अधीरता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनकी अपनी ही सीमाओं ने राष्ट्रवाद के एक नए और कहीं ज्यादा आक्रामक दौर को जन्म दिया। एक नई युवा पीढ़ी अब अधीर हो रही थी। उनका मानना था कि ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को सिर्फ याचिकाओं से चैलेंज नहीं किया जा सकता। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने कहा कि अब आज़ादी के लिए ज्यादा सीधे और मुखर तरीकों की जरूरत है। और ये जो वैचारिक मतभेद थे, ये 1907 के सूरत सेशन में अपने चरम पर पहुंच गए। यहीं पर कांग्रेस 2 गुटों में टूट गई, नरम दल और गरम दल।
ये सिर्फ एक पार्टी का विभाजन नहीं था, ये उदारवादियों के दौर का अंत था। और यहीं से भारतीय राजनीति में एक नए, ज्यादा टकराव वाले दौर की शुरुआत हुई। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या इन उदारवादियों का विनम्र संवैधानिक तरीका एक स्ट्रेटेजिक फेलियर था, या फिर ये वो जरूरी फाउंडेशनल वर्क था जिसके बिना आगे जो कुछ भी हुआ वो शायद